छत्तीसगढ़ से आदरणीय अमित जोगी जी हमारे साथ हैं। आदरणीय अमित जी, सबसे पहले द न्यू भारत की तरफ से आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और सबसे पहले युवा दिवस बहुत की सारी बहुत बहुत बधाई जी। जी अमित जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अमित जी, सबसे पहले मैं लाइव प्रोग्राम में इस बात के लिए आपसे धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि सत्र को आपके साथ में बदलना पड़ा और आपने खुशी खुशी रजामंदी दी। हम आपके पहले तो इसलिए आभारी हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारा आज का इस दूसरे सत्र का विषय बहुत ही बढ़िया सा है। ये विषय दरअसल हुआ क्या, इस विषय को मैंने मेरे महाविद्यालयीन छात्र, जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, ये इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, सभी को पढ़ा लिखा बंदा सामने बैठा है, कोट पहन लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। अच्छा, कोट इसलिए पहना है क्योंकि देहरादून में सर्दी ज्यादा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए नहीं है। खास बात ये, इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला भाई, लेकिन इस विषय पर बोलने के लिए जितनी चीजें हैं, तो व्यक्ति ऐसा हो जो पूरी दुनिया का सैर करके आया हो। और अमित जोगी जी को यह विषय देने के पीछे का कारण मात्र यही है कि आदरणीय अमित जी दुनिया की सैर करते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अपना दबदबा रखते हैं। तो व्हाट गिव्स इंडिया द एज ओवर द वर्ल्ड, इस विषय पर हमारे साथ में अमित जोगी जी के साथ जो मेरी यूथ ब्रिगेड बात करेगी, उनमें है खुशी यादवार, पोद्दार स्कूल लातूर महाराष्ट्र से, मोहक खत्री, कोमलवार स्कूल मां उमिया ब्रांच नागपुर महाराष्ट्र, मनशा पाठक, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून, उत्कृष्ट परमार, जीडी गोयनका स्कूल इंदौर, आदित्य प्रताप सिंह स्कूल ऑफ सोशल साइंस डीएवीवी यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विघ्नेश पिल्लई भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक महाराष्ट्र। तो मैं आदरणीय अमित जी, यदि आपकी रजामंदी हो, आपका आदेश हो, तो चर्चा की शुरुआत करूंगा। विद प्लेजर। थैंक यू। सो बिना किसी फॉर्मेलिटी और औपचारिकता के, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, कोई दीप प्रज्वलन नहीं होगा और कोई हाथों से बैठ करके, कोई हाथों के द्वारा पुष्पांजलि नहीं होगी, लेकिन शाब्दिक स्वागत यकीनन हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से, विद्यालयों की तरफ से आदरणीय अमित जी का करना चाहेंगे। पूर्व में आप विधायक रह चुके हैं, जनता कांग्रेस के फिलहाल मैं कहूं पार्टी सुप्रीमो है, भी कोई इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय अमित जी, सिर्फ एक चीज कहूंगा और पहले छात्र को प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अजीत जोगी जी के साथ में कुछ चुनावी सभाओं में अलग अलग प्रकार के मंच वे भाषण दिया करते थे, तो मैं संचालन करता था, तो वे बहुत अच्छी चीज बोलते थे, मैं जोगी हूं और मेरी जोगन के साथ मैं वोट मांगने आया हूं। और जिस प्रकार से वो बोला करते थे और जनता का प्यार मिलता था, वो छवि आज आपके रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है। तो आइए इन छात्रों को, जो कि आपका अनुभव है, उसके साथ रूबरू करवाते हैं। और खुशी यादवार से मेरा निवेदन है कि खुशी यादवार पोद्दार स्कूल लातूर से हमारे साथ हैं, अपना पहला सवाल करें। खुशी, प्लीज। वेरी गुड इवनिंग सर। I'm Khushi Rajshekar Yadwar from Poddar International School, Latur, class 12. My question to you is, sir, how will India bring out its youth's potential when increasing unemployment and religious bigotry is prevailing in our society? That's a very, very good question. And I think that the biggest strength of India today is its demography. We have the youngest population in the world. When you see countries like Japan and the Scandinavian countries, they have an aging population. Majority of their population have entered what you would call the 60 plus demographic. But the average demographic age in India, the average age of an Indian is about 26 years old. So we have the world's youngest demographic force, and that is our biggest strength. But just having the numbers is not enough. We need to inculcate a sense of what Professor Amartya Sen called heterodoxy, where we can have healthy arguments, where we can even agree to disagree. It's not necessary that, religious, the word you used was bigotry.
We can have differences. Differences is not bigotry. But when you start to insult the other, when you start to suppress the other, that leads to bigotry. And I think that is not India's culture. I would strongly suggest that you go through the book. It's called The Argumentative Indian by Professor Amartya Sen. He won the Nobel Prize, as you know, and is a person we can all be very proud of. He says that the way to cross this bigotry, to overcome this bigotry, is by broadening our mental horizons, by being liberal in our thinking, and by allowing the other to speak. Now, I would like to give a quotation from probably Voltaire said this. One of his biographers has attributed it to him, that I may disagree with you, but I will defend to my death the right to say it. What you are saying I may not agree with, but I will die to save your right to speak your mind. So we must be able to be very liberal in our approach, and that is something that distinguishes the youth, I think, from the older generations. We are comparatively much more liberal. When we are sitting in the classroom, we don't worry about the person's caste or his religion. We see them for who they are, the human being that they are. Now, that's the way to overcome bigotry, I think. And I'm sure that in the days to come, as the young people start to take decisive roles in our society, they become the decision makers, we will overcome this bigotry problem. And there are various approaches to developing our human resources. And I'm sure that you have your ideas as well, Khushi, and others have their ideas. But that is something that I think we as a youth should be talking about. Thank you, sir. Thank you. Mohak Khatri from Somalwar School, Maumia Branch, Nagpur. Mohak, please. Thank you, sir. I would like to greet to the Amit sir. And my first question is, as many of the teens haven't decided their career yet, and landing of the rifle is on the Indian soil is means like will attract the juvenile to join the Air Force. So, sir, what's your review on this? I think it's a great idea that people should be joining the defense services. But I will take this idea, Mohak, your idea, a little further and point to countries like Israel, for example, where they have something called conscription. That the moment you turn 18, you become an adult, every citizen of the country is required to devote some time, maybe 6 months. In Israel, it goes up to almost 2 years, working with the defense services of that country. And there was a very recent study by SIPRI, this is the Stockholm Institute of Peace and Research Studies, which actually showed that countries which follow conscription, first, you get rid of the problem of unemployment. People who come out of schools and colleges, most of them are not immediately employed. They are, participating in competitive exams and, preparing for their PMTs and PETs and all of that. So I think that if we get this conscription thing going in India, it will help to reduce the unemployment, and more importantly, it will help in character development. And this is what the study says, it will also ensure that there is less crime. Once people are grounded in a military education, they develop a sense of patriotism, they develop a sense of self-discipline. So I would suggest that more and more people should be joining the defense services. And it is very unfortunate that in India, over the years, the number of applicants to the defense services is reducing, which is not a very good thing. We need, not just for the sake of defense of the country, but also to
build up our human resources, to build up the leadership qualities in people. They should have an experience in the military, whether it is the army, whether it is the navy, whether it is the air force, the coast guard. I think it is very important to have a grounding in the defense services. थैंक यू अमित भैया। आदरणीय अमित जी के साथ में खुशी और मोहक ने जिस तरह से बातचीत की और उनके जो प्रश्न है, ये समझ आता है कि युवा दिन पर ऐसे प्रश्नों की बहुत सख्त जरूरत है। आदरणीय अमित जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यदि संतुलन बनाकर चले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनके लिए बड़ी सहायता होगी, क्योंकि दरअसल अब सामाजिक मीडिया पर है, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी लोग जुड़े हैं। तो मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि भैया से कहिए थोड़ा यदि उसे संतुलित कर दें तो हम लोगों को जो ज्यादा लोग देख रहे हैं उन्हें और फायदा हो पाएगी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं मनशा पाठक जो इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून से हमसे जुड़ी है। मनशा, आपसे निवेदन है कि आप अपना सवाल कहें। मनशा पाठक। Good evening, sir. So my name is Mansha. My question is, in terms of military, India is one of the best in the world. So does that give India edge over the world? Well, it certainly does give us an edge, Manisha. And there is this book by Henry Kissinger, and he says that in this world, there are two factors that determines a country's status in the world, where the country stands. One of them certainly is the military, but the other factor also that needs to be taken into account, two factors, is the strength of our economy and the strength of our democracy. So all the three will go hand in hand. We need a powerful military, but just having a powerful military is not enough. We need to have a powerful economy as well. And most importantly, we need to strengthen the democratic institutions of our country. थैंक यू सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलना चाहूंगा इसी विषय पर कि किसी भी देश की क्या पावर है उस देश का, वो केवल उसके मिलिट्री पर निर्भर नहीं होता है कि कितनी उसकी आधुनिक मिलिट्री है, कितनी नहीं। ये एक फैक्टर हो सकता है, पर दो और चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको हमें और ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है और सबसे अहम बात है कि हमें अपने लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और मजबूत बनाना पड़ेगा। ये तीनों चीजें अगर मिलेंगी तो आई एम श्योर दैट द नेक्स्ट सेंचुरी, जो ये वाली सेंचुरी है 21वीं सेंचुरी, इट इज व्हाट मेनी पीपल कॉल द एशियन सेंचुरी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट विल बिकम इंडियन सेंचुरी, इंडिया सेंचुरी। करेक्ट, थैंक यू। मंशा के बाद हम जाएंगे उत्कृष्ट परमार के पास। उत्कृष्ट परमार जीडी गोयन का इंदौर से हमसे जुड़े हुए हैं। उत्कृष्ट, मेरा निवेदन है आप अपना सवाल करें। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग अमित सर। My question to you would be, how does political factors and foreign relations of India is providing our country an edge over the world? I think India has a very strong presence in the international community. When we talk about the government, our government is aggressively pursuing an agenda. I am from the opposition. You could say I am not a supporter of the BJP. I am not part of the BJP. But I think under Prime Minister Narendra Modi ji, India has been able to establish its own presence in the world community, in the community of nations. But more importantly, I think where India has a dramatic advantage, जो हमारी बिल्कुल जो हमको एडवांटेज देता है वो NRI कम्युनिटी है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन कम्युनिटी है। जो आप देख रहे हैं कि जैसे अब अभी अमेरिका में चुनाव हुआ
जो वहां उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं वो हमारे भारत की ही बेटी हैं, कमला हैरिस। या आप इंग्लैंड में जाएंगे, एक बार इंग्लैंड एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी लोग हमारे ऊपर राज करते थे, पर आज की तारीख में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट होता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक तरह से वित्त मंत्री कहिए, या उनका जो होम मिनिस्टर है, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। तो ये जो एनआरआई कम्युनिटी है, जो अब तमाम जो विकसित देश हैं वहां पर वो अपना योगदान दे रही है, उससे इंडिया की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दैट कॉम्प्लीमेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3, व्हाट इज आवर कल्चरल एक्सपोर्ट, आप जाइएगा अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, इन सब देशों में, मिस्र देश, इजिप्ट में जाइएगा, वहां लोग आज भी सलमान खान जी को, शाहरुख खान जी को, ये हमारे ऋतिक रोशन जी को, इनकी पिक्चरें देखते हैं। तो ऑल दीज ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, यानी जो तीनों, ये 3 ट्रैक्स पे जो हमारा देश काम कर रहा है, एक अलग ही पहचान हिंदुस्तान की पूरे विश्व में बन रही है। बिल्कुल सही। यानी भारत की जो पहचान है, उस भारत की पहचान में सबसे ज्यादा योगदान यदि आज किसी को देना है तो युवाओं को देना है, क्योंकि युवा भारत है और युवा दिन है। आदरणीय अमित जी के इस उत्तर के बाद मैं जा रहा हूं आदित्य प्रताप सिंह जी के पास, जिनको जब ये पता चलता है कि अमित जोगी जी आ रहे हैं, ओ भैया ये तो हमारे पड़ोसी राज्य से हैं, या ये कहें कि पहले एक ही राज्य था। तो आइए आदित्य प्रताप सिंह के पास चलते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हमसे जुड़ रहे हैं और प्रश्न करेंगे आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य प्लीज। Thank you, sir. First of all, sir, it's been a pleasure to interact with you today. Sir, my question to you will be, around the world, sir, we are known for our culture and diversity. So, sir, according to you, what will be the role of India's culture and diversity in developing the youth of today and for future? Like I said earlier, खुशी जी के प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि हमारी जो एक ताकत है वो हमारी अनेकता में एकता, हमारी विविधता या हमारा उदारवाद है। जो इंडिया का जिसे कहेंगे कि लिबरलिज्म है, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में है, जिसको हम बोलेंगे कि दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। एक किताब है, प्रिंसटन के प्रोफेसर साहब हैं सुनील खिलनानी जी, उन्होंने एक किताब लिखी है आइडिया ऑफ इंडिया। I think everybody should read that book. India is not about ideologies. It's more about ideas. And I think that is what gives us our strength. आप अगर हमारा इतिहास देखेंगे तो कई लोगों ने आकर हम पर राजनीतिक रूप से हुकूमत करी, लेकिन what we have done is we have been able to take the best from each of them. And right now, I think what India has in terms of its culture, its cultural fabric is much stronger than what we are seeing in the West. अभी जो अमेरिका में हुआ, वहां की संसद में जो लोगों ने हरकत करी, जिससे पूरा दुनिया यानी went into shock actually to see that happening in a country like America. We can never imagine things like that happening in India. But yes, there is a trend that is visible now, जिसको कहते हैं एक हार्ड लाइन डेवलप हो रही है, but that is not something that I'm very worried about, क्योंकि मुझको मालूम है कि हर हिंदुस्तानी जो है वो अपने दिल में सबके प्रति सद्भावना रखता है। हमारा जो कल्चर है वसुदैव कुटुंबकम का, हम लोग ग्लोबल टर्म्स में सोचते हैं, सबको एक अपने फैमिली के रूप में देखते हैं, पूरी वसुधा मेरा परिवार है। एंड वी ऑल्सो बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आनो भद्रा तत्व यंतो, विच इज दैट लेट लाइट कम to me from all directions. We are willing to learn from rest of the world and take the best from them, and take a leadership role in bringing peace and harmony, not just in the country but globally.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आदरणीय अमित सर। आदित्य के बाद हम चलते हैं विघ्नेश पिल्लई के पास, जो कि भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है और मिलिट्री की बात हो चुकी है और मिलिट्री की बात हुई है और कल चल करके देश की सुरक्षा भोसला मिलिट्री स्कूल से निकलने वाले रामदंडियों के पास अधिकांश तौर पर होती है। तो आइए विघ्नेश पिल्लई का क्या मानना है हम समझते हैं। विघ्नेश प्लीज। Thank you, sir. And Amiji, it's great pleasure to talk to you, sir. And for my question, sir, I will be talking about manufacturing. उद्योग प्रधान, भारत का उद्योग प्रधान। सर, भारत एक ऐसा देश है जो डेवलप हो रहा है। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, सर। सो माय क्वेश्चन टू यू इज मीन्स हमारे इस देश में विकास बढ़ रहा है और इसी के साथ उद्योग प्रधान भी बढ़ रहा है। सो एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा था कि इफ वी स्टॉप्ड हायरिंग इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया देन देयर वुड बी अनदर माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया इटसेल्फ। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है आप इससे अग्री करते हैं? क्या इंडियन यूथ ने ये प्रूव किया है? और अगर प्रूव किया है तो हमारे पास खुद का एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? हमारा खुद का एक टेक्नोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है ग्लोबली? Very good question, Vignesh, and I'd like to answer it in two parts. The first part is that yes, industry, उद्योग जैसे आपने कहा, is important. पर आज की तारीख में अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जिसको कहते हैं। प्राइमरी मतलब कृषि का क्षेत्र, जो सेकेंडरी है उद्योग का क्षेत्र, और जो टर्शरी है वो सर्विसेज या सेवाओं का क्षेत्र। टुडे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर इज द हाईएस्ट इन आवर इकोनॉमी। कृषि इज श्रिंकिंग। कृषि का जो एक बहुत पहले इंपॉर्टेंस हुआ करता था वो क्योंकि उद्योग बढ़ रहा है स्वाभाविक रूप से, और जो सेवा क्षेत्र है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने सुना होगा टाटा इज अ वेरी पावरफुल ग्रुप, टाटा एंड सन्स। लेकिन आज की तारीख में टाटा एंड सन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, वो नमक भी बेचते हैं, कार भी बनाते हैं, होटल भी चलाते हैं, पर उनका जो सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू अर्नर है वो टीसीएस है। उनका जो सॉफ्टवेयर यूनिट है, दैट इज द बिगेस्ट अर्नर। एंड नाउ यू लुक एट फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, द सेकेंड रिचेस्ट मैन जेफ बीजोस है, बिल गेट्स साहब है जिनका आपने अभी कोट किया। दे आर द रिचेस्ट पीपल बिकॉज दे आर लीडिंग दिस रेवोल्यूशन इन द सर्विसेज सेक्टर, इन द आईटी सेक्टर, एंड वेयर इंडिया हैज एन एडवांटेज। हम लोग हमेशा इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं। आईटी में क्यों इंडिया का एक एडवांटेज है चाइनीज कंपनीज के ओवर, इज बिकॉज ऑफ जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश। चाइना में वहां पर इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं, हालांकि अभी उन लोगों ने पूरी अपनी जो ताकत है झोंक दी है लोगों को अंग्रेजी सिखाने में। बट व्हाट नोआम चॉम्स्की ने कहा था कि LWC, लैंग्वेज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, आज दुनिया की अगर कोई है तो वो है अंग्रेजी। एक दूसरे से हम लोग दूसरे देश वालों से बात करनी है तो जो कॉमन कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वो लोग अंग्रेजी से वाकिफ हैं, वो अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं, और साथ ही साथ कोडिंग का, सॉफ्टवेयर का। पर जैसा कि आपने कहा कि इट इज नॉट इनफ, द रोल दैट वी आर प्लेइंग इन द सर्विसेज सेक्टर, जो आईटी सेक्टर में इंडिया का रोल है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सॉफ्टवेयर तो बना रहे हैं, पर आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चीज है आईटी सेक्टर के लिए वो है कंप्यूटिंग पावर। आपने सुना होगा कि कैसे अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने हुआवे कंपनी है, चीनी कंपनी, उस पे बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि ये भाई इनका अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, इनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, इनका 5G इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन उठा के अपने देश में ले जाएंगे। और उनकी बात बहुत हद तक सही भी है।
तो ये जरूर है कि सिलिकॉन वैली में जो हमारे यंग इंडिया के लोग हैं, जो जिन्होंने विंडोज बनाया, बिल गेट्स साहब ने खुद कहा कि विंडोज जो है, विंडोज 10 या 11 दोनों ही का उन्होंने कहा कि ये बिना इंडिया के पॉसिबल नहीं होता, और ये बात भी सही है। बट वी नीड टू वर्क एट डेवलपिंग आवर ओन हार्डवेयर. Hello, we need to develop our own computing. आज की तारीख में जो कंप्यूटिंग पावर है, जो चिप्स हैं, अगर आप देखोगे कंप्यूटर के जो चिप्स हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, वो एक छोटे से देश ताइवान, जिसको चीन अपना एक प्रांत मानता है, पर वो खुद अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखते हैं. आज की तारीख में 60% of all the semiconductors are being produced in Taiwan. We need to focus on that. आपके जो हार्डवेयर है, आपका जो कंप्यूटेशनल पावर है, these are two areas जहां पे हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सकता है. और we need to be IT independent also. आज की तारीख में हमारा बहुत कुछ जो आईटी है, जो आप बड़ी कंपनीज देख रहे हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वी आर एक्टिंग एज सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर दी डेवलप्ड कंट्रीज, बट वी नॉट ओनली नीड टू बी प्रोवाइडिंग देम देयर सर्विसेज, कि भाई जो उनका बैंकिंग सेक्टर है, उनका जो सर्विस सेक्टर है, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं, रात भर बैठते हैं, उनके टाइम पर हम लोग अपना काम करते हैं. आपने देखा होगा कॉल सेंटर चलते रहते हैं. अभी मैं इंदौर गया था तो वहां मैंने देखा कि टीसीएस का, इन्फोसिस का वहां पर भी खुल गया है. हर जगह हमारे कॉल सेंटर खुल रहे हैं, बट वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. जो ये एज है हमारी, ये तभी बनी रहेगी जब हम लोग अपना, जैसे ये मैकबुक प्रो आया है या आपका डेल कंप्यूटर है, वैसे कोई इंडियन ब्रांड को वर्ल्ड ब्रांड जब तक नहीं बनाएंगे, जैसे ये वीवो फोन है, आपका सैमसंग फोन है, वैसे हम लोग कोई इंडियन ब्रांड को वर्ल्ड ब्रांड नहीं बनाएंगे, तब तक ये नहीं कह सकते कि वी आर रियली एट टॉप ऑफ द गेम. तो हमको इन कोर टेक्नोलॉजीज में भी अपना योगदान देना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया आदरणीय अमित जी. मैं जा रहा हूं खुशी के पास में. खुशी, आप अपना अगला सवाल आदरणीय अमित जी से पूछ सकती हैं. थैंक यू सर. सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बिकॉज बहुत बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन, मतलब 1/5 पार्ट इंडिया के पॉपुलेशन का यूथ है, तो और उनके पास जो क्रिएटिविटी है वो इट इज एब्सोल्युटली लाइक बहुत अच्छी है, और एंटरप्रेन्योरशिप एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का भी इंडिया की. तो लेकिन बचपन से ही यूथ को उतना रिस्क लेना राइट डायरेक्शन में सिखाया नहीं जाता, इवन इन करियर सिलेक्शन. तो हाउ कैन यूथ कम आउट ऑफ दिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कि हाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, या फिर हाँ हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ये कैसे सीख सका, अपने लिमिट्स को कैसे तोड़ सकेगा? ये आपने सही कहा कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि टू प्ले इट सेफ, कि जितना हम कम रिस्क लें, एक तरह से पहले से ही निर्धारित हो जाता है आप क्या डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, फिर उसी दिशा में काम करते रहते हैं. और रिस्क जो लेने की क्षमता है हमारी, वो जितनी होनी चाहिए नहीं है. एंड आज की तारीख में द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड. जो मैं कहूंगा कि अब अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते. वी हैव टू बी विलिंग टू टेक रिस्क्स. वी हैव टू बी विलिंग, अगर रिस्क ले रहे हैं तो वी हैव टू बी विलिंग टू एम्ब्रेस फेलियर ऑल्सो. ये जरूरी नहीं है कि हम सक्सीड करें. तो एज अ सोसाइटी अगर कोई मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं होता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको हीन भावना से देखने लगे या वो डिप्रेशन में चले जाए.
we need to, as the youth, be able to take risks. जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि no pain no gain. तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आज की तारीख में जो भी अपने अपने क्षेत्रों में नंबर 1 है, उन लोगों ने कुछ अलग करके वो नंबर 1 पे पहुंचे हैं. बिल गेट्स साहब अपना, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, अपने घर के गैरेज में उन्होंने अपना वर्कशॉप चालू किया और वहां से शुरू होती है माइक्रोसॉफ्ट की कहानी. तो जो लोग आज टॉप ऑफ द गेम में हैं, आज जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी परसों ही बने, एलॉन मस्क, अगर आप उनका देखेंगे तो वो अब उनकी कंपनियां केवल इसलिए ग्रो कर रही है बिकॉज ही इज फोकसिंग ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ाने का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जो है डीजल और पेट्रोल से गाड़ियां चला रही हैं, उस तरह की गाड़ियां प्रोड्यूस करती है. मिस्टर मस्क आते हैं, एलॉन मस्क, और वो कहते हैं नहीं, मैं बिजली से चलने वाली गाड़ियां प्रोड्यूस करूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया. और दूसरी चीज ये कि अमेरिका की जो नासा एजेंसी है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो सरकार पूरा फंड कर रही है, वो लोग पिछले 30 साल में आदमी को चंद्रमा में नहीं भेज पाए, और इलॉन मस्क साहब ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से ये चीज पिछले 5 सालों में करके दिखा दी है कि इट इज पॉसिबल टू हैव रीयूजेबल रॉकेट्स, so he has done things which are out of the box. Bill Gates has done things which are out of the box. We also need to have people who are doing out of the box thinking. We have great minds in our IITs, in our schools, and we need to be imaginative. जिसको एक नई थियरी आई है कि अगर आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू बी डिस्ट्रक्टिव, पर इट हैज टू बी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. जब तक आप पुरानी चीजों को तोड़ेंगे नहीं, नई चीजें कैसे बनाएंगे? So we need to, strike a balance between being destructive and being creative. And I think as Indians, we need to take more risks. Risks are not always a good thing. In India, if you look at the strength of our economy, it is our savings rate. आप देखोगे कि घर में अपनी जो आपके घर में मम्मी होंगी या होंगी, हमेशा वो देखेंगी कि भाई किस तरह बचत करनी है, रेनी डे के लिए सेव करना है. जब अमेरिका में ठीक इसका उल्टा है, वो जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा वो लोग खर्चा करते हैं. दे आर व्हाट वी कॉल अ टोटली कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी, एंड व्हाट गिव्स अस एन एडवांटेज ओवर अदर इकोनॉमीज इज आवर सेविंग्स. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी टेकिंग मोर रिस्क्स. केवल बचत करने से पैसा आप बैंक में डालोगे, इंटरेस्ट मिलेगा, तिजोरी में रखोगे, उसमें कहीं दीमक ना लग जाए. तो ये जो हमारा ये रहता है ना कि पुराने लोग गाड़ के कहीं घर के अंदर रख देते थे. वी वर नॉट अ वेरी रिस्क टेकिंग नेशन अर्लियर, बट नाउ आई थिंक इंडियंस आर बिकमिंग मोर risk open. They are more open to taking risks. They are, and more than risks, I would say challenges. We have to challenge ourselves as a people, as individuals, and as a nation. That ठीक है, अब हमारे मम्मी पापा ने यहां तक किया है, हमें उससे कुछ आगे करके दिखाना है. बिल्कुल सही. आदरणीय सर अमित जी, मेरे साथ में आदरणीय डॉक्टर सर्वेश मणि त्रिपाठी जी हमें इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है. मैं चाहूंगा कि आपको मैं बताऊं कि इस सेशन के संदर्भ में मेरा मत है, भारत के युवा आपसी सौहार्द को मजबूत करके दुनिया में शांति और भाईचारा का संदेश दे सकते हैं. यदि भारत के युवा एक हो जाएं तो सही रूप में पूरी दुनिया के भीतर, क्योंकि शांति सिर्फ हमारे पास में है, पूरी दुनिया के भीतर बुद्ध भी हमारे पास में है और युद्ध भी हमारे पास में है. निर्भर हम पर करता है कि हम बुद्ध का प्रयोग करते हैं या युद्ध का प्रयोग करते हैं. मोहक खत्री, मैं चाहूंगा आदरणीय अमित जी से आप अगला सवाल करें. मोहक खत्री नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं. सोमलवार एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, वहां से आदरणीय मास्टर मोहक हमारे साथ है. मोहक प्लीज. Yeah, so thank you. So I would like to share the quote of Swami Vivekananda ji, has take risks if you win.
you will lead, but if you lose, you will guide. So means like, so harsh period of the lockdown, we have suffered a lot, and we have seen many of the migrants who, which are means like moving to their home native, to their natives. So इसमें डिप्रेशन एंड सुसाइड्स के यूथ्स के बहुत सारे केसेस भी आए हैं, and means like youths are getting depressed and many of youths have taken suicides. So ऐसे बहुत सारे cases भी है, and so means like India is an instant lead of occurrence of the youth, means like of the suicide and the depression. So just because of the humdrums by the close ones. So what would you like to say about this? I totally agree with you कि ये जो लॉकडाउन का कोरोना काल का समय रहा है, लोगों का मानसिक तनाव बढ़ा है, और ये विशेषकर युवाओं में, युवा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका मानसिक तनाव विशेष रूप से बढ़ा है. लोग डिप्रेशन का और अलग अलग जो मानसिक बीमारी हैं उसका शिकार बन रहे हैं. मैं अभी 8-10 दिन पहले ही एक गांव में गया था, जहां पर एक परिवार के आदमी ने अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद सुसाइड कर लिया, बिकॉज ही वॉज मेंटली डिप्रेस्ड. तो इसका जो समाधान है, वी कैनॉट, अगर लॉकडाउन है तो ये एक फिजिकल लॉकडाउन है, ये सोशल लॉकडाउन नहीं है. हमें अपना संवाद, लोगों से जो बातचीत करने का, आपस में जो भड़ास निकालनी है, ये लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, जो अमेरिका में शायद ही कोई घर है, शायद ही कोई व्यक्ति है जो हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में अपने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, काउंसलिंग नहीं कराएगा. वो यानी सेशंस जिसको वो बोलता है, इट्स वेरी फैशनेबल देयर टू से कि यस आई हैव माय काउंसलर, आई एम गोइंग फॉर माय सेशन. वो इंडिया में इतना उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वी हैव ट्रेमेंडस फैमिली सपोर्ट. जो हमारा जो सोसाइटी है, मैं उसको एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में नहीं देखता कि ये अमित हैं, मोहक हैं, मंशा हैं, उत्कृष्ट हैं, आदित्य हैं, विघ्नेश हैं. ये इस रूप में मैं सोसाइटी को नहीं देख रहा हूं. वी आर बेसिकली, आई थिंक, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ फैमिलीज. जो बेसिक यूनिट है इंडियन सोसाइटी का, वो एक परिवार है. चेतन भगत जी का आपने नॉवल पढ़ा होगा, 2 स्टेट्स. तो उसमें लिखा है कि जब कोई ये शादी करना चाहता है इंडिया में, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल लड़का लड़की से प्यार करे, ये ज्यादा जरूरी है कि लड़के का परिवार लड़की के परिवार से प्यार करे, और वाइस वर्सा. मतलब ये जो शादी होती है, ये 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं हो रही है, 2 परिवारों के बीच में हो रही है. तो हर चीज में आप देखोगे इंडिया में जो हमारा स्ट्रेंथ रहा है, परिवार इज द फोकस, फैमिली इज द फोकस. और इफ वी हैव हेल्दी फैमिलीज, मैंने देखा है, मैं पर्सनली खूब तनाव से गुजरा हूं, कई चीजें हुई हैं इस साल. आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माय फादर आल्सो, बट जो फैमिली सपोर्ट मिला, दैट इज व्हाट गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड कीप्स अस आउट ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन. बट वेयर द फैमिली सपोर्ट फेल्स, आई थिंक दैट इज व्हेन, rather than going immediately and blaming the government कि ये तो सरकार की नाकामी है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वी हैव टू एक्ट एज अ कम्युनिटी. आपने बात करी कि कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो उनको अचानक लॉकडाउन हो गया, सारी बसेस बंद हो गई, सारी ट्रेन बंद हो गई, वो अपने घर वापस कैसे लौटेंगे? तो जब वो लौट रहे थे, आपने देखा होगा अपने शहर में भी, नागपुर में, देहरादून में, नासिक में, इंदौर में, हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में भी, गवर्नमेंट ने नहीं, लोगों ने खुद आकर उनके खाने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था ये जो करी, दैट इज व्हाट आई थिंक वेलफेयर जो है शुड बी अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये केवल हम सरकार पे सब कुछ छोड़ दें तो कुछ नहीं होने वाला. एज अ कम्युनिटी वी नीड टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टू हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. सो यस, द फर्स्ट थिंग जो हमारा वो है, बैकअप है, हमारी फैमिली है. अगर वो काम नहीं आ रही है तो सोसाइटी, और जब सोसाइटी भी काम ना आए
तो then of course government will have to provide access to professional mental health care help. बिल्कुल सही। दरअसल एक मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, राजनीतिक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति उल जुलूल बातें करता है, जिसका अर्थ होता है बेफिजूल की बातें करता है। कहा जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति के पास में केवल राजनीति की ही बातें होगी। आज 12 जनवरी 2021 शाम 5:31 पर मैं इस बात को साबित करके दिखा चुका हूं कि राजनीतिक व्यक्ति तथ्य और तथ्य आधारित बातें भी कर सकता है। मैं जा रहा हूं मंशा पाठक के पास कि मंशा अमित जी से अपना अगला सवाल करें। मंशा। Thank you, sir. So my next question is that can India's unproductive illiterate population be an obstacle for India's development? Well, I think every country, and we have to be very frank about it, जो unproductive part of population है, वो एक obstacle, आपने obstacle कहा है कि वो it prevents us from growing. That is true to an extent, but as a society, अगर आप ये बोलो कि भाई मेरा ये एक हाथ काम नहीं कर रहा है, ये तो इसको काट के फेंक देना चाहिए, ये नहीं है. We have to make sure that that part is also looked after. That is why we have a what is called we are a socialist society. We are a social welfare state. But at the same time, we need to ensure कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो अनप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, जो अपने घर में बैठा है, जो काम नहीं कर रहा है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उनकी संख्या कम होती जाए. ये एक बहुत जरूरी चीज है that we need to, or I will be a little bit more forward in our approach here, कि जो हम लोग बार बार अभी जो अभिजीत बनर्जी जी हैं, उन्होंने अपने एक 8 चीजों पर पॉइंट आउट किया है कि किस प्रकार से हम अपने देश की जो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसको कम करें, उसको प्रोडक्टिव बनाएं. And I think we need to really look at it from a broader perspective. ये उन्होंने कहा है कि केवल ये केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं हो सकती है, इसमें राज्यों को भी आगे आना पड़ेगा, और केवल सरकारों की जवाबदारी नहीं हो सकती है, इसमें जो गैर शासकीय संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा. एंड जो पहला प्रश्न था खुशी जी का, आई गो बैक टू दैट क्वेश्चन कि what is our biggest strength? Our biggest strength is our demographic. अगर unproductive part of population को अगर हम देखें भी, तो उसमें आप दो तरह के देख सकते हैं. एक जो skilled है वो तो काम पे लग जाते हैं, they contribute. जो unskilled part है, that should also be involved in the development of the country, because our biggest strength is our human resources. अब हमको वो जरूरत नहीं है कि जैसे अब जो एक्सेसिव मैकेनाइजेशन हो रहा है कृषि क्षेत्र में, जहां मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां पे हमारे 2.5 करोड़ लोगों में से 70 लाख लोग केवल कृषि पर निर्भर हैं. So as a population we are dependent entirely on agriculture. But what is happening is that if we get modern equipments, harvesters and threshers, and the more mechanized the process becomes, the less work it is for our people who are not skilled, who are the unskilled. So I would say that we need to sort of strike a balance. अब हमारे स्टेट में, हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट का आपने नाम सुना होगा. पूरे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे बड़ा अगर कोई स्टील प्लांट है तो हमारा भिलाई स्टील प्लांट है. वो भिलाई स्टील प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ रही है, पर जो उनका हायरिंग है, जो लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो लगातार घटते जा रहा है. तो एक तरफ तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, वो कम होते जा रहा है. Now that is something that we need to seriously be working through this problem, कि ठीक है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, but let us use our asset
our biggest asset, our USP is our demographic population, is our youth. उनको जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर वो अनएम्प्लॉयड बैठा रहेगा तो उससे देश का विकास नहीं हो सकता है, प्रगति नहीं हो सकती है. We need to take care of the unproductive part of our population. अगर हम केवल डिग्रियां केवल इसलिए दे रहे हैं कि लोग उसको अपने घरों में दीवालों में सजा दें, so that is not going to work. You have to make sure that everybody is employed in the in some way or the other, is contributing to the economy. And we need to also now consider जो हम लोगों ने एक सब्सिडी कल्चर बना रखा है कि हर चीज में सरकार को छोड़ देते हैं कि अब शादी करना है तो सरकार कराएगी, कोई मर गया तो सरकार उसका वो कराएगी. ये जो हमारी ओवरऑल जो डिपेंडेंसी एक लोगों की सरकार के प्रति होने लगी है. घर में भी आप देखोगे तो लोग सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व देंगे. आप किसी सरकारी नौकरी में चपरासी हो और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मैनेजर के रूप में भी काम कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, सरकारी नौकरी में चपरासी हमको बनना ज्यादा अच्छा लगेगा. ये जो मेंटालिटी है, आवर डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दैट नीड्स टू गो. आई मीन वी नीड टू से दैट नो. जो कैनेडी ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने, कि आस्क नॉट what your country can do for you, what your government can do for you, ask what you can do for your country. So we need to, I mean, okay, fine, you have the older lot of the population, people who are sick, who are not able to work. We need to look after them, but at the same time we need to ensure कि हम लोग जो जिस गति से हमारी सरकार चल रही है उससे ज्यादा तेज गति से चलें. हम लोगों को ये देखना है कि हम कैसे अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना कि हर चीज ये सरकार करेगी, ये सरकार करेगी, सरकार को क्रिटिसाइज करना. दैट इज नॉट. एंड आई थिंक जो यंगर लॉट है, जो हम लोगों का जनरेशन है, उसका माइंडसेट अब बदल चुका है. बिल्कुल सही. यानी ये जो युवा सोच है, इस युवा सोच को सही दिशा देनी पड़ेगी. चलिए चलते हैं हम उत्कृष्ट के पास. इंदौर चलते हैं. इंदौर से उत्कृष्ट हमारे साथ हैं. उत्कृष्ट प्लीज. Thank you, sir. Amit sir, we have seen that the increasing population of the world is basically a declining factor to the health of our earth. So how does India's unity and diversity provide India an edge over the world, even though this diversity is leading to many disputes in our country? Well, there is something called vote bank politics. आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं. और आज की तारीख में जो मुझको लगता है कि जो डिसरप्टिव फोर्सेस आज दिख रही हैं, जो लोगों को बांटने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है, वो जो लड़ाइयां हैं वो हमारे देश की संस्कृति में नहीं है, हमारी देश की सभ्यता में नहीं है. उसका अगर आप मूल कारण ढूंढेंगे तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है. सत्ता हासिल करने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए आपस में लोगों को भिड़ाया जाता है. तो अब ये तो राजनेताओं का, पॉलिटिशियंस का काम ही है. फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल टू कम इनटू पावर, the easiest way is to polarize the community, ध्रुवीकरण करके और फिर सत्ता में आना. तो इसके लिए तो मतदाताओं को, in the sense that now that the मतदाताs are basically, when I talk about voters, अभी आपने बताया कि 20% हमारी जो पॉपुलेशन है वो युवा है. That is, I think, an understatement. अगर आप देखोगे, आधे से ज्यादा जो हमारे देश की पॉपुलेशन है आज की तारीख में अंडर 30 है और 70% पॉपुलेशन अंडर 45 है. ये हमारी जो स्ट्रेंथ है आज की तारीख में. जो वोट डालने वाले लोग हैं वो युवा है. और द वे वी कैन गेट रिड ऑफ कम्युनलिज्म, द वे वी कैन गेट रिड ऑफ बिगेटरी,
जो ये संकीर्णवाद है, जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं लोग, वो आप देखिए घूम फिर के उसका कारण क्या है? नेतागिरी है। उसका कारण ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वी हैव टू राइज अबाउट दैट। अब जब आप वोट करने जाते हैं तो केवल ये ना देखें कि ये कौन सी जाति का है या कौन सी धर्म का है, बल्कि ये देखें कि ये व्हाट डज दिस पर्सन स्टैंड फॉर, इज ही केपेबल। इफ हम अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, जो बोलते हैं ना कि युवा बदलेगा तो देश बदलेगा, युग बदलेगा, तो हम लोगों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली वे। ये जो प्रॉब्लम है जो जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, जो उन्माद है फैल रहा है, धार्मिक उन्माद फैल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, इसको खत्म करने के लिए युवाओं को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास में इसके साथ में आदित्य प्रताप सिंह हैं, SOSS DAVV से, इंदौर से। आदित्य प्लीज। सर थैंक यू सर। जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो हमारे यूथ को डिवाइड कर रहे हैं फार राइट और फार लेफ्ट ग्रुप्स में, तो सर हम इस चीज को किस हद तक टैकल कर सकते हैं और इसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में? इसका परिणाम अगर हम लोग टैकल नहीं करेंगे तो बहुत ही दुखद होगा। अमेरिका में, जो कि हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश है, सबसे उदारवादी उसका कल्चर है, सबसे लिबरल सोसाइटी है, आज आप देखिए वहां क्या हो गया। देश दो फाड़ में बट गया। ये जो पोलराइजेशन होता है, आई डोंट थिंक उस तरह का पोलराइजेशन लोगों ने एक प्रयास जरूर किया है हिंदुस्तान में कि कब ये देश के टुकड़े हो जाएं, देश को डिवाइड कर दिया जाए, पर कोई सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जो हमारा कल्चरल डीएनए है वो इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। ये एक तरह से जो कम्युनलिज्म है, इट इज लाइक कोरोना वायरस। वी विल अल्टीमेटली हैव टू गेट रिड ऑफ इट। एंड जो वैक्सीन है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज वी आर ऑल यूथ हियर, अगर इसका कोई वैक्सीन है तो वो है युवा। हम लोगों को बताना पड़ेगा, अपने नेताओं को बताना पड़ेगा कि वी आर नॉट, हम भेड़ बकरी नहीं है कि जहां आप हमें ले जाओगे हम आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। एजेंडा जो है शुड बी सेट बाय द यूथ ऑफ दिस कंट्री। द एजेंडा इज नॉट अबाउट हिंदू, इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम, इट इज नॉट अबाउट, agenda should be about development, agenda should be about health, agenda should be about education। ये हमारे एजेंडा होना चाहिए। जो मुख्य धारा में जो विषय जिस पे चर्चा होती है, आज हम जब टीवी चैनल खोलते हैं तो आप देखोगे कि जिस तरह की बातें अक्सर हो रही हैं, that should not be the mainstream। We should be talking about things like how do we are spending so much on education। इतना हमारी सरकार खर्चा करती है सरकारी स्कूलों में, पर उस हिसाब से क्वालिटी क्यों नहीं लोगों को हम दे पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर चर्चा होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर, आज स्वास्थ्य के मामले में हम लोग कैसे बेटर हो सकते हैं, पर 1 लाख 2 लाख लोगों पर एक ही डॉक्टर है। हम लोगों को कैसे अपनी कंट्री की हेल्थ को डेवलप करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आई थिंक ये केवल कि ये यहाँ पे ये इस धर्म का चल रहा है, इस जाति का चल रहा है, इस सब से हट के अगर हम लोग जो ये इश्यूज हैं इस पर बातें करें और जो लोग इन पर बातें कर रहे हैं ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को मौका दें, तो आई थिंक वी विल बी मच बेटर ऑफ। बट एक थ्रेट है, ये जो कम्युनलिज्म का एक थ्रेट बना हुआ है, जो एक्सट्रीमिज्म जिसको आपने बोला फार राइट फार लेफ्ट, ये एक दूसरे से फार हम लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वी नीड टू बी मोर टॉलरेंट एंड वी नीड टू लिसन मोर देन टॉकिंग। आई थिंक एज अ नेशन वी शुड बी लिसनिंग टू अदर्स ऑल्सो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
ट्रू। और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कभी कुछ अच्छा करने के लिए। मैं जा रहा हूं विघ्नेश के पास। विघ्नेश पिल्लई, भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक से हमारे साथ है। विघ्नेश, आप अपना सवाल करें। थैंक यू सर। सर, अभी रिसेंटली 2020 में हमारा जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो बहुत डेवलप हुआ है। बहुत मीन्स इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। रिसेंटली हमने 2 मंथ्स में बहुत सारे मिसाइल्स टेस्ट किए। फॉर एग्जांपल ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग मिसाइल, हाइपर टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल्स, HSTDV। उसके बाद हमने टेस्ट किया अभ्यास, पृथ्वी 2, शौर्य मिसाइल, एंटी रेडिएशन रुद्रम 1 मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड टर्पीडो रिलीज सिस्टम्स। ये सारे मिसाइल्स इंडिया ने लास्ट 1.5 मंथ्स में टेस्ट किए। और इसी के साथ इंडिया ने रशिया से जो इंपोर्ट्स थे डिफेंस इक्विपमेंट्स के, उसका 80% इंपोर्ट कट किया और स्टेटमेंट दिया कि दिस प्रोडक्शन विल बी डन इन इंडिया इटसेल्फ। साथ ही साथ हमने हमारे जो पर्सनल सोल्जर्स है, जो पर्सनल्स रहते हैं इंडियन आर्मी के, उनका इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट के लिए कई सारे एप्लीकेशंस इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन किया है। तो ऑफ कोर्स ये हमारी मिलिट्री को पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक एज देता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ शोइंग आवर पावर टू द वर्ल्ड? I'll answer this question very simply and कि भाई अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है। वी हैव टू एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हम JNU में पढ़ रहे थे, तो अगर मुझको कहा जाए तो आई बिलीव इन रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक मतलब कि भाई आपकी बात तभी मानेगा कोई आदमी जब आप उसको मनवाने का दम रखते हो। केवल अगर निवेदन ही करते रहेंगे, गुहारी लगाते रहेंगे, तो फिर कोई नहीं मानने वाला। आज भी आप देखोगे कि पुलिस वाले जो डंडा लेके, लाठी लेके घूमते हैं, जहां आपको दिख गया कोई पुलिस वाला तो देन सडनली यू आर वेरी कि मैंने हेलमेट पहना है नहीं पहना है, या मैं मास्क लगाया हूं नहीं लगाया हूं। You suddenly become very alert, very aware, because that is the stick that they have. People will take us seriously. इंडिया को तभी सीरियसली लोग लेंगे जब उनको ये मालूम हो कि we have the capability not just to defend ourselves, कि केवल हम डिफेंड नहीं, लेकिन हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना जो मंशा है हमारे देश के अगर हित में होगा तो हम दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं और उनको करारा जवाब भी दे सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब नेहरू जी ने DRDO बनाया, इसरो बनाया, ये था उसका मेन उद्देश्य कि हम लोग जो डिफेंस कंज्यूमर हैं, आज की तारीख में जब इंडिया की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा डिफेंस का जो इंपोर्ट है वो इंडिया करता है। सबसे ज्यादा जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, प्लेन्स हैं, उसमें जो खर्चा है वो इंडिया करता है खरीदने में। पर हम केवल खरीदने का काम अब ना करें दूसरे देशों से, जैसे आपने कहा कि वी आर स्लोली बट स्टेडली रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन अदर मिलिट्रीली डेवलप्ड कंट्रीज। जो अब हमारे हथियार बन रहे हैं वो 100% इंडियन बन रहे हैं। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है उसका ये भी मतलब है कि जो हम अपनी डिफेंस की निर्भरताएं हैं अमेरिका पर या रशिया पर, इन पर अब अर्लियर द स्ट्रेटेजी वाज दैट वी वुड बी नॉन अलाइंड। हम केवल अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं थे, हम केवल रशिया पर डिपेंडेंट नहीं थे, वी मेंटेन्ड अ फ्लेक्सिबिलिटी। बट नाउ we are not just maintaining our flexibility, we are also flexing our muscles, and that is very important. जो अगर चीन को लगता है कि जैसे 1962 में जब लड़ाई हुई और बड़ी आसानी से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अतिक्रमण कर लिया, वो अगर चाइना इज थिंकिंग दैट दे कैन रिपीट दैट थिंग,
वो अब पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने गिनाया कितनी मिसाइलें हम लोगों ने टेस्ट कर ली हैं पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में, ये उनको दिखाने के लिए कि अब लेह लद्दाख में या डोकलाम में अब हम लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले। वी आर क्वाइट केपेबल of defending ourselves, not just from Pakistan but also from China. ट्रू, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत सुंदर सा उत्तर और बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया था विघ्नेश की तरफ से। सर, एक प्रश्न दर्शक की तरफ से लूंगा, उनकी तरफ से एक प्रश्न है। अमित जी, युवा राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक रूप से किस तरह से योगदान दे सकते हैं? यानी युवाओं की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में राजनीतिक स्वरूप में किस प्रकार हो सकती है आपकी नजर में? मुझे ये लगता है अंकुर आजाद हैं, अंकुर आजाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अंकुर आजाद जी को मैं यही कहूंगा कि युवा सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वही चलता है। और आज की तारीख में अगर आप मैं इंडियंस को, यानी आप बीजेपी, कांग्रेस, आपके शिवसेना, इस एनसीपी, ये इस रूप में नहीं बांटना चाहता हूं। आई थिंक इफ वी लुक एट द इलेक्टोरेट, द मेजॉरिटी इज ऑलरेडी विद द यूथ। सरकार किसी पार्टी की बने, पर जो मेजॉरिटी है मतदाताओं में, इस लोकतंत्र में, वो युवाओं की है, और ये युवाओं की रियल स्ट्रेंथ है। आवर स्ट्रेंथ इज आवर नंबर्स। टुडे वी कैन डिटर्मिन द एजेंडा। पर अगर हम वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट डालना है, जाके मॉल में घूम रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सिनेमा देख रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। या हम बैठ के चाय पी के, कॉफी पी के आलोचना ही करते रहें कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, that is not going to make a difference. But thankfully, I think majority of the youth are now forward thinking, and the way, first of all, they have to decide is by casting their vote to the right person. It doesn't depend on the party of that person, but in choosing the right kind of leadership. And in secondly, जो दूसरी बात है कि जैसे कि आप लोगों में जो सब जुड़े हुए हैं, I would like to know how many of you see yourselves entering politics? I mean, you can just show your hand if any of you are really interested at some point in entering. आदित्य का हाथ उठा, खुशी का हाथ भी उठा है, विघ्नेश का। तो yes, you have to come into politics also. I mean, that is something that you can't just leave to others. लोग बोलते हैं कि क्यों क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, क्यों? जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार बोला था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स, कि जब आदमी और कुछ चीज नहीं कर पाता है, तो बदमाशों का जो आखिरी मुकाम है वो राजनीति है। वो फिर सब राजनीति में घुस जाते हैं। तो वी हैव टू इंश्योर that it is not the last resort of scoundrels, it should be our first pref also. True. And I'm happy to say that if you look at the parliament today, the average age of our MPs, the average age of the MLAs in Maharashtra Assembly, in Madhya Pradesh Assembly is coming down, and at the same time, you look at their education, the level of their education, that is going up. So these are some of the big positives that are happening, and only happening because of the youth. बिल्कुल सही। आदरणीय अमित जी, आपने आज हम सभी के लिए बहुत कीमती समय निकाला, हमारे बच्चों का, इन सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मैं बताऊं कि पोदार स्कूल लातूर, सोमलवार स्कूल नागपुर, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून, जीडी गोयनका इंदौर, SOSS DAVV इंदौर, भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक से बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। 4 सत्रों में ये चर्चा चल रही है। पहली चर्चा 2014 की IAS टॉपर और भारत की पहली दिव्यांग IAS अधिकारी इरा सिंघल के साथ हुई गुड गवर्नेंस पर। दूसरी चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। अभी अगले सत्र में हमारे साथ आदरणीय प्रवीण दीक्षित जी रहेंगे।
प्रवीण दीक्षित जी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महासंचालक रहे हैं और वर्तमान में मैट के जज हैं। तो इस प्रकार की चर्चा में आज आपने भी अपना कीमती योगदान दिया और सभी बच्चों का, जो भी विद्यार्थी यहां जुड़े हैं, और आपको मैं बताऊं कि ये सारे विद्यार्थी मेरी जानकारी में जहां तक है, क्योंकि मैं किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, जबरदस्ती नहीं भेजे गए हैं, ये बाय चॉइस आए हुए हैं। ये अपनी मर्जी से यहां बैठे हुए हैं। स्कूल का रिप्रेजेंटेशन जरूर कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से स्कूल की तरफ से हैं, लेकिन ये अपनी इच्छा से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक चीज, प्रश्न भी इनके अपने हैं, चर्चा भी इनकी अपनी है। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा को, इस प्रकार के युवाओं के प्रोत्साहन को आप किस रूप में देखते हैं, हम चाहेंगे आप अपना एक संक्षिप्त मार्गदर्शन दें, आज के इस युवा दिन पर संदेश दें, ताकि आपके साथ जो हमने दूसरी चर्चा यहां की उसे विराम देकर हम तीसरी चर्चा में प्रवेश कर सकें। आदरणीय अमित जी। मैं अपनी वही बात को दोहराना चाहूंगा कि आज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है वो जो हमारा आपसी संवाद है, जो हम एक दूसरे से के बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को हम सुन सकते हैं, जो आपसी हमारा वाद विवाद है, ये जो हमारा कल्चर है, कल्चर ऑफ हेटेरोडॉक्सी, इसको हमें बरकरार रखना है और यही हमारी ताकत है। और आज के दिन जबकि पूरा राष्ट्र युवा दिवस मना रहा है, जो टीएनबी ने ये अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग बैकग्राउंड से जो देश के युवाओं को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम आपस में वाद विवाद कर सकें, संवाद कर सकें, अपनी बातें रखें और दूसरों की बातें सुन सकें, ये वास्तव में आई थिंक इज अ ट्रू